तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम उस काम पर हाथ डालने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे टेक्नीशियंस के हाथ कांपने लगते हैं। जी हां, सैमसंग की डबल डेकर आईसी। और एक बात पहले ही साफ कर दूं, ये काम औजारों से कम और दिमाग से ज्यादा होता है। तो पूरा ध्यान यहां लगाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का प्लान क्या है। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये डबल डेकर की असल प्रॉब्लम है क्या चीज़। फिर इसके लक्षण क्या हैं, फ़ोन में ये दिखता कैसे है, और सबसे ज़रूरी, एक नया लड़का इसको कैसे देखता है और एक एक्सपर्ट कैसे देखता है, ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस करेंगे। एक भी स्टेप मिस किया तो समझो बोर्ड हाथ से गया। तो आते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी पॉइंट पर। कई लोग क्या करते हैं, बोर्ड हाथ में आया और सीधा हीट गन उठा ली। नहीं, पहले ये समझो कि तुम्हारे सामने है क्या। अगर यही नहीं पता कि ये आईसी बनी कैसे है, काम कैसे करती है, तो तुम इसको कभी ठीक नहीं कर पाओगे। ये बात पक्की है। अब यहां माइक्रोस्कोप में देखो, ये जो आईसी है, कंपनी ने जगह बचाने के लिए क्या किया, सीपीयू के ठीक ऊपर ही रैम को बिठा दिया, एक के ऊपर एक। इसे ही कहते हैं डबल डेकर या स्टैक्ड आईसी। डिजाइन तो बड़ा स्मार्ट है, पर हम टेक्नीशियंस के लिए ये सबसे बड़ा सिरदर्द है। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में ये जो छोटी छोटी बॉल्स देख रहे हो, एक भी ड्राई हो गई ना, तो खेल खत्म, पूरा फोन बंद हो जाएगा। और यही वो सोच है जो एक एक्सपर्ट को एक नए लड़के से अलग करती है। नया टेक्नीशियन क्या सोचेगा, शायद रैम खराब है, लेकिन एक्सपर्ट जानता है कि प्रॉब्लम ऊपर नहीं नीचे है, सीपीयू के कनेक्शंस में। सीधी सी बात है, अगर बिल्डिंग की नींव ही कमजोर है तो ऊपर की मंजिल कितनी भी मजबूत बना लो, कोई फायदा है? नहीं है, फोन ऑन ही नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो समझ गए कि अंदर प्रॉब्लम क्या है, पर कस्टमर तुम्हारे पास आके ये थोड़ी बोलेगा कि भैया मेरी सीपीयू की बॉल्स ड्राई हो गई हैं। वो तो अपनी प्रॉब्लम बताएगा। तो अब ये देखते हैं कि कस्टमर क्या क्या शिकायत लेकर आता है। लक्षण को पकड़ना सीख गए तो समझो आधा काम तो वहीं हो गया। अब ध्यान से देखो, लोगों पर अटक जाना, बार बार रीस्टार्ट होना, अपडेट के बाद फोन का पूरा बंद हो जाना, या फिर अचानक रीस्टार्ट होना और गर्म होना। एक नया लड़का इन सबको अलग अलग प्रॉब्लम समझेगा। वो सोचेगा ये लोगों पर है, चलो सॉफ्टवेयर कर देते हैं, रीस्टार्ट हो रहा है, बैटरी चेक करते हैं। लेकिन एक एक्सपर्ट, वो इन सब में एक ही पैटर्न देखता है। उसे पता है कि ये सारे इशारे एक ही तरफ जा रहे हैं, सीपीयू और रैम के बीच का कनेक्शन कमजोर हो गया है। तो जब ऐसा फोन तुम्हारी टेबल पर आता है तो तुम्हारा पहला कदम क्या होता है? यही वो पल है जहां तुम्हारी असली ट्रेनिंग का टेस्ट होता है। तुम्हारा तरीका ही तय करेगा कि ये फोन बन के कस्टमर के हाथ में जाएगा या डेड होकर कबाड़ में। और ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। बाईं तरफ देखो, नौसिखिया का तरीका। सॉफ्टवेयर फ्लैश करने लग जाएगा या बस आईसी पर थोड़ा सा हीट मार कर देखेगा, जिसे रीफ्लो कहते हैं। ये सब तुक्के हैं। अब दाईं तरफ देखो, एक्सपर्ट क्या करता है। पहले कस्टमर से पूछेगा, भाई हुआ कैसे, ये गिरा था, अपडेट किया था। फिर आराम से वोल्टेज चेक करेगा। वो लक्षणों का पैटर्न एनालाइज करता है। समझे फर्क? एक अंधा तीर चला रहा है, दूसरा निशाना लगा रहा है। ठीक है, अब बातें बहुत हो गई। आते हैं असली काम पर, रीबोलिंग। और इससे पहले कि मैं हीट गन उठाऊं, एक बात अपने दिमाग में फिट कर लो। ये कोई रेस नहीं है कि कौन जल्दी करता है। ये पूरा का पूरा कंट्रोल का खेल है। यहां एक सेकंड की भी जल्दबाजी का मतलब है बोर्ड को हमेशा के लिए खत्म कर देना। तो सब्र से। तो आओ शुरू करते हैं। स्टेप 1, बोर्ड प्री हीट। सीधा आईसी पर हीट नहीं देंगे, पहले पूरे बोर्ड को नीचे से 130 डिग्री पर गर्म करेंगे। क्यों? ताकि बोर्ड को अचानक गर्मी का झटका ना लगे और वो टेढ़ा ना हो जाए। फिर आईसी निकालेंगे 350 से 370 डिग्री पर और हवा बिल्कुल कम, और इंतजार करेंगे जब तक आईसी अपने आप हल्के से ना हिले। खींचना नहीं है। फिर सीपीयू और रैम को अलग करेंगे, हीट कम करके। ग्लू साफ करना है, सोल्डर साफ करना है। देखो, हर स्टेप का एक कारण है। इसको समझो, रट्टा मत मारो। और यहां एक चीज पे मैं बार बार जोर दे रहा हूं, ये जो ब्लेड है इसको सिर्फ गाइड करने के लिए इस्तेमाल करना है। इससे जोर बिल्कुल नहीं लगाना है। गर्मी को अपना काम करने दो। तुम्हारा काम सोल्डर पिघलाना है, आईसी को उखाड़ना नहीं। जरा सा जोर लगाया और रैम क्रैक हो जाएगी, खेल खत्म, सारी मेहनत पानी में। ठीक है, अब आगे। दोनों आईसी साफ हो गई। अब उन पे नई सोल्डर बॉल्स लगाएंगे स्टेंसिल की मदद से। इसको कहते हैं रीबॉलिंग। फिर आता है सबसे नाजुक काम, रैम को वापस सीपीयू के ऊपर रखना। अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। एक बाल बराबर भी आउट हुआ तो फोन ऑन नहीं होगा। फिर पूरी आईसी को बोर्ड पे बिठाएंगे और हीट देंगे।
वो अपने आप फ्लोट करके जगह पर बैठेगी। और आखिर में आराम से ठंडा होने दो, पंखा मत चलाना, सब्र रखो। अब मैं जानता हूं तुम लोग सोच रहे होगे कि यह तो बहुत लंबा और मुश्किल काम है, और सही सोच रहे हो। और इसी पॉइंट पर आकर कई लोग शॉर्टकट मारते हैं। चलो प्रीहीटर छोड़ देते हैं, ग्लू ठीक से साफ नहीं करते। तो चलो अब देखते हैं कि उस जल्दबाजी की कीमत क्या होती है। शॉर्टकट की कीमत हमेशा बहुत भारी पड़ती है। बोर्ड डेड हो जाता है, कस्टमर का सारा डेटा, उसकी फोटोज, कॉन्टैक्ट्स सब खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज, मार्केट में तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाती है। एक बार नाम बिगड़ गया तो कस्टमर वापस नहीं आएगा, याद रखना। लेकिन अगर तुम प्रोसेस को फॉलो करते हो, पूरी मेहनत और सब्र से काम करते हो, तो उसका इनाम भी बड़ा है। तुम्हारा रिपेयर लंबे समय तक चलता है, कस्टमर की शिकायत वापस नहीं आती, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ मैं ये मुश्किल काम कर सकता हूं, और मार्केट में नाम बनता है कि वो बंदा है जो डबल डेकर बना लेता है। असली पैसा और इज्जत वहीं से आती है। तो अब हम इस क्लास के आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। जो कुछ भी अभी तक हमने सीखा, ये सिर्फ एक आईसी को निकालने और लगाने का तरीका नहीं है। ये काम करने का एक पूरा नज़रिया है, एक फिलॉसफी है। बस एक चीज हमेशा याद रखना, ये रिपेयर हाथों से नहीं, दिमाग से की जाती है। इसमें हाथ की सफाई उतनी जरूरी नहीं है जितना दिमाग का कंट्रोल जरूरी है। सफल टेक्नीशियन वो नहीं है जिसके हाथ सबसे तेज चलते हैं, सफल वो है जिसका दिमाग उसके औजारों से भी तेज चलता है। तो आखिर में मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, ज्यादा जरूरी क्या है, काम की स्पीड या काम पर कंट्रोल? खुद से पूछो, तुम्हें क्या बनना है, एक जल्दी काम करने वाला टेक्नीशियन या सही काम करने वाला एक मास्टर? जो स्पीड के पीछे भागेगा वो गिर जाएगा, लेकिन जो कंट्रोल को पकड़ के चलेगा वही इस फील्ड का असली उस्ताद बनेगा। अब फैसला तुम्हारा है।